तो देखो जो लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे दैट इज ऑल अबाउट द टॉर्क। टॉर्क के बारे में आप डिस्कस किए थे, जिसमें आज आपको उसी पे टॉर्क पे थोड़ा सा आगे डिस्कशन करना है। दैट इज कॉल्ड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक बड़ा टॉपिक है और एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप दोनों को अगर मिला लीजिएगा तो आपको लगभग पूरा क्लास इस पे चलना पड़ेगा। आप इस टॉपिक के थ्रू ऐसे जा सकते हैं कि कभी भी अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, इट विल ऑलवेज एक्सपीरियंस अ टॉर्क। उस टॉर्क की वजह से एक डिवाइस बनाया गया। उस डिवाइस का काम था किसी भी सर्किट में जो करंट मूव कर रहा है उस करंट को मेजर करना। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए आप गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं या एमीटर? आप यूज करते हैं एमीटर। आप यूज करते हैं एमीटर, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस बनाया जाता है और उस डिवाइस को कन्वर्ट किया जाता है एमीटर में या वोल्टमीटर। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर फॉर्म किया गया, तो गैल्वेनोमीटर का जैसे रोल होता है टू मेजर ए स्मॉल करंट, वो स्मॉल करंट को मेजर करता है, जैसे आप लोग भी बोल रहे थे, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन हर सर्किट में स्मॉल करंट थोड़ी ना होगा, कहीं 6 एम्पीयर करंट है, कहीं 10 एम्पीयर करंट है, कहीं 20 एम्पीयर करंट। तो गैल्वेनोमीटर को जिस तरह के करंट को मेजर करना हो उसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको एक अरेंजमेंट करना पड़ता है। आप लोग अगर पढ़े होंगे पहले से तो आप जानते होंगे शंट। ठीक है, शंट एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ के उसको रिक्वायर्ड एमीटर में बदला जाता है और आप उसी गैल्वेनोमीटर से एक डिवाइस बनाते हैं जो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, उसको आप कहते हैं वोल्टमीटर। उसके लिए भी आप सर्किट में एक अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए एक हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो आज का पूरा क्लास क्या है, पहले आप पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उस गैल्वेनोमीटर के प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के बाद फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे एमीटर और फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे रिक्वायर्ड वोल्टमीटर। समझ में आया? ठीक है, तो लिखो जरा टॉपिक साथ में, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सेक्शन है तो साथ में लिखना पड़ेगा। हम जो स्टेटमेंट बोलेंगे लिखते जाना, आप लोग सबको लिखते जाइए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नीचे लिखना थोड़ा स्टेटमेंट। This device is used to measure small current. This device is used to measure small current. आगे लिखो वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे के लिखिएगा? वर्किंग ऑफ दिस डिवाइस is best on torque experienced by any current carrying loop, when it is placed in current carrying loop, when it is placed in any external magnetic field, when it is placed in any external magnetic field। तो स्टॉप, आगे लिखना। The maximum torque acting on loop is BINA।
बोलना थोड़ा यहाँ सुनना। आपको याद है ना टॉर्क का जनरल फॉर्मूला BI cos अल्फा। अगर आप टॉर्क का मैक्सिमम चाहते हैं तो अल्फा का वैल्यू 0 कीजिए, cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा BI। ओके, इस पे बेस्ट। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखो सब कुछ। ध्यान से सबसे पहले आपके पास लिया जाता है एक तरह का, ऐसे सोचो, ऐसे कॉनकेव शेप का मैग्नेटिक पोल्स। कॉनकेव शेप देखो, एक होता है फ्लैट, नॉर्थ है, साउथ है, ये फ्लैट पोल्स है, और कॉनकेव पोल्स है। क्या बोले कॉनकेव पोल्स का वो भी आपको बताएंगे, तो एक एक करके पहले समझेंगे, बाद में नोट करेंगे, आपको समय देंगे, ठीक है? आप हड़बड़ाइए। ये हमारे मैग्नेट का कॉनकेव नॉर्थ पोल, ये हमारे मैग्नेट का कॉनकेव साउथ पोल, ठीक है? अब इन दोनों कॉनकेव पोल्स के बीच एक सिलिंड्रिकल फेरोमैग्नेटिक आयरन कोर होता है, सिलेंडर के फॉर्म में। जैसे तुम एक मेटालिक रॉड उठा लो लोहे का फेरोमैग्नेटिक, और उसके ऊपर तुम कॉइल को ऐसे लपेटो, सिलेंडर है, सिलेंडर के आप कॉइल के ऊपर लपेटिए, और फिर हम उस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन को तुमको दिखाएंगे, तो तुमको यहाँ लाइंस दिखेगा, पूरा समझ। ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे कॉइल को ऐसे, अच्छा यही है, इस पे हम लपेटे ऐसे, और तुमको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे, तो तुमको तो यहाँ लाइन दिखाई देगा। समझ में आ रहा है सबको? उधर सब क्लियर है? तो आपको ये क्रॉस सेक्शन दिखाई दिया फेरोमैग्नेटिक, और इसके अंदर कॉइल्स है, कॉइल मतलब इसके ऊपर लपेटा हुआ कॉइल्स है, तो ये टर्म्स दिखाई दिया। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ जो सेंटर है, उस सेंटर के साथ जुड़ा रहता है एक इस तरह का स्प्रिंग। ये वो स्प्रिंग है जो आप बच्चा लोग का खिलौना में देखे होंगे। ये आपका जनरल वाला स्प्रिंग नहीं है, खींचने वाला। एक्चुअली बच्चे लोग का खिलौना में देखिएगा ना, तो मेटल का स्ट्रिप रहता है, आप जब चाबी देते हैं ना तो उसमें एक्शन आता है, करेक्ट है? आप देखें स्प्रिंग वैसा, ठीक है? आप चाबी दीजिएगा, उसके अंदर ट्विस्ट जनरेट होगा, अगर आप चाबी आधा करके छोड़िएगा तो चाबी पीछे भी आ सकता है, इस तरह। तो ये उसी तरह का स्ट्रिप। इस स्ट्रिप का फायदा ये होता है ना कि इसको आप ट्विस्ट करते जाइएगा तो इसके अंदर एटम होगा, ये है ना एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगाता, वापस जाना चाहता, ठीक है? तो अभी ये स्प्रिंग, अब देखो इसके सामने में एक पॉइंटर होता है, इसके सामने में एक पॉइंटर होता है, और इस पॉइंटर के सामने होता है स्केल। इसी स्केल पे आप 2, 4, 6, 8 देख के ना बताते हैं कि हर करंट कितना है। ये आपके पास स्केल है, हाँ बोलो, क्या बोले? हाँ जी बोलो। क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो? अभी ठीक है? तो एक पॉइंटर है, ये यहाँ से यहाँ तक है ना, ऐसे चलता है, ठीक है? ये तुम्हारे पास है ना इस तरीके का एक स्केल है, ये पॉइंटर। अब देखो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आगे देखिएगा, यहाँ चीज को समझिएगा। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये है फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन कोर। ये फेरोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन कोर है, क्लियर? ये हम लोग के पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, और यहाँ पे मौजूद है कॉनकेव पोल्स ऑफ मैग्नेट, कॉनकेव पोल्स ऑफ मैग्नेट, कॉनकेव पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है? आपको उधर दिखाई दे रहा है सब कुछ? ठीक, ये हमारे पास स्प्रिंग। अभी समझना, इस स्प्रिंग का एक खास बात है, आप देखिएगा एक जनरल स्प्रिंग जो आप यूज करते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसको आप खींचिएगा
तो उसमें है ना के चलता है। के जो है वो हम लोगों का स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसको आप फोर्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं, होता है ना। के इज इक्वल्स टू एफ बाई एम, फोर्स पर यूनिट इलोंगेशन। यहाँ पे टॉर्सनल कांस्टेंट चलता है। टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होता है? टॉर्सनल कांस्टेंट ये बताता है कि अगर इस तरह का, ये एक मेटालिक स्ट्रिप है, आप किसी भी मेटालिक स्ट्रिप में अगर ट्विस्ट जनरेट करते हैं ना, तो उसको रीस्टोर करना चाहता है, वापस से अपनी जगह पे आना। तो कोई भी पर्टिकुलर मेटालिक स्ट्रिप अगर उसमें 1 डिग्री का ट्विस्ट जनरेट हो, तो वापस से अपने शेप को गेन करने के लिए जो टॉर्क लगाता है उसको हम लोग कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट के। तो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट है के। टॉर्सनल कांस्टेंट के बारे में हम लिखा लें, टॉर्सनल कांस्टेंट के। देखो जनरल तौर पे के आप स्प्रिंग कांस्टेंट सुनते हैं, ठीक है। यार टॉर्सनल कांस्टेंट का मतलब पहले आप क्लियर रखें। टॉर्सनल कांस्टेंट के आखिर होता क्या? एकदम जनरल भाषा में बोलो ना तो ये कुछ और नहीं है, ये है टॉर्क रिस्टोरिंग, जो उसको वापस अपने पोजीशन पे ले जाना चाहता है, पर यूनिट ट्विस्ट। 1 डिग्री ट्विस्ट प्रोड्यूस करोगे तो आखिर वो अपने शेप में जाने के लिए कितना रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा, उसको कहते हैं टॉर्सनल कांस्टेंट। जनरल भाषा में जो जनरल स्प्रिंग आप यूज करते हैं वो स्प्रिंग जो अभी आप वहां भी देख सकते हैं, ठीक है। ये स्प्रिंग, इस स्प्रिंग का रोल क्या होता है? ये वाला देखो, ये स्प्रिंग जो यहाँ लगा है, इस स्प्रिंग में के का अपना मीनिंग है कि 1 केजी या 1 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा तो इसमें कितना इलॉन्गेशन आ रहा है, ठीक है ना। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट इलॉन्गेशन, क्लियर है। तो उसको हम लोग के कहते हैं। और यहाँ पे के का मतलब है कि जैसे मान लो, हम एक आपको बात बताते हैं, मान लीजिए ये तो लकड़ी है, इलास्टिक नहीं, लेकिन अगर ये मेटेलिक होता तो इसमें अगर हम 1 डिग्री का ट्विस्ट जनरेट करते तो ये वापस मेरे फिंगर को धकेलता ना। तो पर ट्विस्ट में कितना ये रीस्टोर होने के लिए टॉर्क लगाता, उसको के कहते हैं। दोनों में अंतर, क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पे है के का मतलब टॉर्सनल कांस्टेंट व्हिच इज टॉर्क रीस्टोरिंग पर यूनिट ट्विस्ट। अब देखो होता है, सबसे बड़ा कोई चीज अभी बताएंगे और वो है ये पोल्स। कॉनकेव पोल्स और सीधा पोल में क्या डिफरेंस था कि कॉनकेव पोल चुना है। देखो नॉर्थ से निकला फील्ड लाइंस, नॉर्थ से निकला फील्ड लाइंस और पहले फेरोमैग्नेटिक कोर पे ऐसे सीधा गया और फिर साउथ की तरफ चला गया, करेक्ट है? सर कॉनकेव पोल से क्यों चुना गया? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग और इससे रीजनिंग क्वेश्चन तय रखना। देखो होता क्या है ना, मान लीजिए आप जो, मान लीजिए ये मेरा कॉइल, ये लपेटा हुआ कॉइल है जिसका आप ये क्रॉस सेक्शन देखिए, करेक्ट। ये क्रॉस सेक्शन ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्रॉस सेक्शन ऐसे। अब जब ये घूमेगा तो अगर सीधा फील्ड रहेगा और सीधा फील्ड में जब आप इसको घुमाइएगा, देख लो अच्छे से, सीधा फील्ड है ना, इसमें अगर आप इसको घुमाइएगा तो हर बार प्लेन और बी फील्ड के बीच का एंगल बदल रहा है। हर बार प्लेन और बी फील्ड के बीच का एंगल बदल रहा है, समझ लो। अभी देखो ये पैरेलल हो गया तो प्लेन और बी फील्ड के बीच का एंगल 0 है। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो प्लेन और बी फील्ड के बीच का एंगल 90 है। तो टॉर्क बदले, ठीक है। लेकिन अगर ये रेडियल फील्ड है, रेडियल, तो इसमें जैसे जैसे तुम इसको घुमाओगे ना, ये कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ पैरेलल होते रहेगा, बात समझ रहे? तो इस वजह से जब ये प्लेन बी फील्ड के साथ पैरेलल होता है तो अल्फा होता है हमेशा 0 और टॉर्क इस केस में वेरिएबल नहीं होता, टॉर्क इस केस में कांस्टेंट हो जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? रेडियल फील्ड का फायदा ये है, रेडियल फील्ड का फायदा ये है कि आपका जो प्लेन है कॉइल का वो हमेशा बी फील्ड के साथ रहेगा पैरेलल, और जब हमारा बी फील्ड के साथ प्लेन ऑफ द कॉइल रहेगा पैरेलल, अल्फा का वैल्यू होगा 0 एंड टॉर्क इज ऑलवेज मैक्सिमम। मतलब टॉर्क में तुम इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में फंसोगे, हमेशा टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, BI cos अल्फा वाला टर्म ही खत्म, इसलिए चुना जाता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या समझ में आया? कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग क्वेश्चन होता है, व्हाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन।
रेडियल ग्रिफिट लिख लो, हम सब इसके बारे में लिखा देंगे। चलो इतना नोट करो फटाफट। देखो, तो जैसे ही हम लोग के पास कॉइल होगा ना, उस कॉइल में जब हम लोग करंट सेंड करेंगे तो करंट जो है वो उस कॉइल के अंदर घूमेगा। जैसे करंट के अंदर, करंट है ना कॉइल में इंटर करा, क्या इस कॉइल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा BIN cos अल्फा। वो टॉर्क इसको घुमाना स्टार्ट करेगा। जब ये घूमेगा, मान लो जैसे ये घूमना स्टार्ट किया, बहुत बढ़िया से समझना, जब ये घूमना स्टार्ट किया, जब ये घूमना स्टार्ट किया तो पॉइंटर जाएगा। जब ये घूमेगा, अभी तो ये स्ट्रिप जो है वो रेस्ट में था, रिलैक्स था, लेकिन जब ये घूमेगा तो उसके अंदर ट्विस्ट जनरेट होगा। ट्विस्ट जनरेट होगा तो वो भी तो अपने जगह पे आने के लिए उल्टे डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। देखो, करंट वाला जो BIN है वो मान लो इसको क्लॉकवाइज रोटेशन देना चाहता है, तो जब ये क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर एक ट्विस्ट जनरेट होगा। वो ट्विस्ट इसको एंटी क्लॉकवाइज लाना चाहेगा। अब आप है ना किसी एक्सपेरिमेंट को घर में कभी अगर है ना किसी खिलौने में चाबी लेने में किए होंगे तो थोड़ा सोचिए। शुरुआत में आप चाबी देते हैं, इजी रहता है, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कम ट्विस्ट होता है। आवाज आ रही है उधर? ठीक। फिर आप जैसे जैसे देते जाएंगे आप देखिएगा चाबी देना मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा कि फर्दर है ना आपका चाबी अब नहीं, जितना होना था हो चुका। उस स्टेज को आप यहाँ भी मान सकते हैं कि आप जो फोर्स लगा रहे थे वो यहाँ BIN कर रहा है, और जो स्प्रिंग आपको वहां रोक रहा था चाबी देने में, वो यहाँ स्प्रिंग का ये काम। तो एक स्टेज होगा जहां पॉइंटर जाते 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 कहीं ना कहीं रुकेगा। ये वो समय, ये वो जगह होगा, ये वो पोजीशन होगा जहां करंट की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क BIN और स्प्रिंग की वजह से रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों बराबर होते हैं, तभी ना पॉइंटर जाकर रुकेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उधर समझ में आया सब कुछ? फिर से जैसे अच्छा आप सुनो, तुम कम करंट भेजोगे तो तुम्हारा डिफॉर्मिंग टॉर्क कम होगा, BIN I कम, तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, वहीं पे रिस्टोरिंग टॉर्क उसको बैलेंस कर देगा। तो हो सकता है यहां से यहां जाएगा तो तुमको ये रीडिंग दिखाई देगा। अब तुम थोड़ा उससे स्ट्रॉन्ग करंट भेजा तो BIN बढ़ा, तो थोड़ा ज्यादा मजबूत डिफ्लेक्शन है तो थोड़ा ज्यादा सा डिफ्लेक्शन होगा, बोलो सही है। और स्ट्रॉन्ग करंट भेजोगे और ज्यादा दूर, करेक्ट है। तो इस तरह से एक ना एक स्टेज ऐसा आता है जहां हमारे करंट की वजह से जो डिफॉर्मिंग टॉर्क है, वर्ड बहुत सुंदर है, करंट की वजह से डिफॉर्मिंग टॉर्क BIN और स्प्रिंग की वजह से जो रीस्टोरिंग टॉर्क है K5। अब ये 5 कहां से आ गया सर? K क्या था? K था कि 1 डिग्री का अगर ट्विस्ट होगा तो टॉर्क कितना लगेगा? K। 2 डिग्री का ट्विस्ट होगा तो 2K, 3 डिग्री का ट्विस्ट होगा तो 3K। हमको नहीं पता 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, हम बोले 5 होगा, तो K5। समझ में आया? K5 क्या है? रीस्टोरिंग टॉर्क। और BIN क्या है? डिफॉर्मिंग टॉर्क। वर्ड समझो, BIN क्या है? डिफॉर्मिंग टॉर्क, और K5 क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क। एक ना एक समय होगा ना, बराबर होगा। तो हम लोग उसमें K5 को BIN से इक्वेट करके I का एक इक्वेशन निकालें, ठीक है। नीचे लिखो वर्किंग ऐसे लिखना, when current I enters in coil, when current I enters in coil having n number of turns, capital N, having n number of turns, capital N, comma, area of cross section capital A, area of cross section capital A, बोलो, कॉमा के बाद लिखना हैविंग एरिया कैपिटल A, एरिया कैपिटल A, कॉमा
placed in radial magnetic field B, placed in radial magnetic field B, then deforming torque acting on loop, deforming torque acting on loop, साथ में लिखते चलिए, torque deforming is B-I-N-A, torque deforming B-I-N-A। इसी के साथ नीचे लिखना अल्फा इक्वल्स टू 0 ड्यू टू रेडियल बिफिल्ड, ड्यू टू रेडियल बिफिल्ड। ठीक है, आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करते। ड्यू टू दिस deforming torque, due to this deforming torque, comma, there is restoring torque, acting on, there is restoring torque acting on loop due to spring, restoring torque acting on loop due to spring। First for 5 twist, ऐसे लिखना, for 5 twist restoring torque of spring, restoring torque of spring, restoring torque of spring, कैसे लिखें, torque restoring is K into pi, K pi, torque restoring K pi, torque restoring K pi। पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखो, at equilibrium, comma, deforming torque and restoring torque, deforming torque and restoring torque both becomes equal, deforming torque and restoring torque both becomes equal। ठीक है, सो आपका टॉर्क डिफॉर्मिंग और टॉर्क रिस्टोरिंग दोनों बराबर। टॉर्क डिफॉर्मिंग है BINA और ये है K into 5, तो क्या आप यहाँ से करंट के जगह पे लिख सकते हैं K बाई BNA और अलग से 5, करंट की जगह लिख सकते हैं K बाई BNA अलग से 5। आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए बिल्कुल, लेकिन आप ये याद रखिए कि I इज इक्वल टू, ये होता है गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट, I is equals to G5 where G is galvanometer constant, where G equals to K by BNA, G equals to गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। G का वैल्यू K by BNA which is called galvanometer constant। आराम से देख के वहां तक नोट करो।
by BNA G into 5। ओके देख लीजिए, इस बोर्ड पे किसी का कुछ बचा हुआ है, इस बोर्ड पे किसी का कुछ बचा हुआ है तो आप उसको है ना नोट कर लें। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये आपके गैल्वेनोमीटर का रोल था कि हाँ I = G × 5 होता है। G क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का कांस्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यहाँ कौन है जो डिफॉर्म टॉर्क की तरह काम कर रहा है? VINE, टॉर्क ऑन लूप ड्यू टू करंट। कौन है जो उसको रीस्टोर करना चाहता, अपने जगह पे लाना चाहता? K5, मतलब स्प्रिंग का टॉर्क। एक ना एक जगह ऐसा होगा जहां दोनों बराबर होगा। जब बराबर होगा पॉइंटर वहीं जाके रुक जाएगा। उसी को देख लीजिए, वो करंट का मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं G, वो G एक्चुअली किसके जगह पे आया है? K/BNA। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट आपसे पूछा जाता है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखना, ये टॉर्सनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है बेनिफिट जो आप यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया ऑफ द कॉइल। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ से सुनो जरा ध्यान से। अब इस गैल्वेनोमीटर का, हर गैल्वेनोमीटर का अपना एक एबिलिटी है। कौन सा गैल्वेनोमीटर अच्छा है, कौन सा गैल्वेनोमीटर बहुत अच्छा है, कौन सा गैल्वेनोमीटर थोड़ा खराब है, इसका डिसीजन आप इससे लेते हैं कि आखिर वो कितने छोटे से छोटे करंट को अच्छे से मेजर करते हैं। छोटे से छोटे करंट को अच्छे से मेजर करते हैं। अब तुम ही सोचो, कोई गैल्वेनोमीटर अगर 1 मिली एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है, कोई गैल्वेनोमीटर कम से कम 1 एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है, विच इज मोर सेंसिटिव? जो 1 मिली एम्पियर को मेजर करता है। सही है, बिल्कुल सही। इसको हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या नाम बोले? सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी दो तरह का होता है। एक होता है करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। ध्यान से देखो, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखिए, इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे आप कंपटीशन सोचिए, स्कूल सोचिए, रहेगा जरूर। ठीक है, कंपटीशन में भी इसका एमीटर, वोल्टमीटर, सेंसिटिविटी 36 तरह का आंकड़ा है, कुछ ना कुछ रहने वाला। और स्कूल में जो अभी डेरिवेशन किए उसका, और सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। पहला कहलाता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, ये आखिर करंट सेंसिटिविटी होता है। करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। लाइन मतलब समझना, एक मतलब समझना। यहाँ देखो सबको एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा स्प्रिंग का रूल अब दिखा। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे ये 4-5 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है, तो तुमको इलॉन्गेशन समझ में आ रहा, दिख रहा है इलॉन्गेशन? अच्छा, इस पे अगर हम ये चॉक पीस रख देंगे तो क्या तुमको इलॉन्गेशन पे कोई इफेक्ट दिखा? पता है क्यों? क्योंकि इतने छोटे मास के लिए इसका सेंसिटिविटी कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप इस छोटे मास के सेंसिटिविटी पे देखना चाहते हैं तो आपके पेन में जो लगा हुआ स्प्रिंग होता है वो शायद इसके कारण इलॉन्गेट होता है। आप देखें ना, पेन में एक पतला सा स्प्रिंग रहता है, ठीक है, उसमें अगर आप इसको हैंग कीजिएगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा इलॉन्गेट हो जाए। करेक्ट है? कोई भी गैल्वेनोमीटर क्रॉसपॉन्डिंग करंट के लिए कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, क्रॉसपॉन्डिंग करंट के लिए कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अभी देखो, तुम फॉर्मूला अभी तुरंत बनाया है, I is equals to K by BNA into 5। आपको करंट सेंसिटिविटी चाहिए तो आपको डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट चाहिए, तो देखो तो 5 में I से डिवाइड करोगे तो BNA by K होगा।
बी एन ए बाय के होगा, ठीक है। लॉजिक, इस चीज का लॉजिक सब आप लोग कभी गैल्वेनोमीटर स्कूल में एक्सपेरिमेंट स्कूल किया, कभी छुआ? अच्छा, घर में यूपीएस छुआ, बैटरी छुआ, बैटरी को हटा देते हैं, यूपीएस छुए हैं, ठीक। यूपीएस में है ना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होता है, हाँ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होता है। मैग्नेट इतना भारी होता है ना कि आप है ना जितना छोटा, इसको देखे ना, ये मेरे एक हाथ से ऐसे उठ गया, अगर इतना ही बड़ा यूपीएस है तो एक हाथ से उठाना मुश्किल है। कारण है कि वहां की स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज होता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम क्या होता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग बी फील्ड बनाएगा, और बी फील्ड बनेगा ना तो सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। कॉइल, आप लोग कॉइल देखें, आप लोग ट्रांसफार्मर का कॉइल देखें, कितना नंबर ऑफ टर्न्स उसमें लपेटा है। एन जितना ज्यादा होगा, एन जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है। अब एरिया सर, एरिया बड़ा करेंगे तो सेंसिटिविटी बड़ा होगा, बिल्कुल सही। तो सर रूम के साइज का बना देते हैं, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन एक रूम से दूसरे रूम को ले जाने के लिए फिर क्रेन का जरूरत पड़ेगा, बात समझ गए। तो एरिया को छोटा रखा जाता है कि कोई उठा के ले जाए, पोर्टेबल हो, इसलिए एरिया बड़ा नहीं किया जाता, लेकिन आप एरिया बढ़ा के सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको दूसरा चीज भी ध्यान रखना है कि नहीं, जहां रखेंगे वहां जगह कम हो, जगह कम ले, कहीं ले जाना इजी हो, ये सब। और फिर के जितना छोटा होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी होगा। के छोटा रखने का मतलब है कि उसके अंदर थोड़ा भी ट्विस्ट अगर हम प्रोड्यूस करें तो डिफ्लेक्शन दिखा, तो के कम रखता है। अब देखो यही के का खेल जो सुना ना तुम, ध्यान रखना, के का खेल ही इसको एमीटर और वोल्टमीटर में बदलने का बेसिक प्रिंसिपल है। के छोटा लिया जाता है गैल्वेनोमीटर बनाने में, समझ में आ रहा है? के छोटा लेने का लॉजिक तुम क्या सोचता है? ऐसा स्प्रिंग जो तुरंत ट्विस्ट हो जाए, के का मतलब तो ये है, ठीक है, ऐसा स्प्रिंग जो तुरंत ट्विस्ट हो जाए। तो सुनो, स्प्रिंग का प्रॉपर्टी भी तुम समझता होगा, आपके पेन में एक लगा हुआ स्प्रिंग, अगर आप उसको ज्यादा डिफ्लेक्ट करके छोड़िएगा ना तो फिर नेचुरल होगा ही नहीं। क्या समझ रहे हो? उधर समझ में आया क्या बोले हम? ठीक है, इस वजह से गैल्वेनोमीटर में कभी भी हम लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट नहीं भेजते। अगर स्ट्रॉन्ग करंट आप भेज दीजिएगा, वो करंट इसको एकदम घुमा देगा, जब पूरा घुमा देगा स्प्रिंग में ट्विस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इवन आप करंट को ऑफ भी कर दीजिएगा ना तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में नहीं आएगा, पॉइंटर 0 पे नहीं आएगा, कहीं ना कहीं। क्या लॉजिक समझ में आया? तो आप गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट मेजर करते हैं, बड़ा करंट नहीं। इज दिस क्लियर? ठीक है, गैल्वेनोमीटर से स्मॉल करंट मेजर करते हैं। सर बड़ा करंट क्यों नहीं करते? तो बता चुके, बड़ा करंट भेजोगे ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा, और ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा तो फिर अगर बड़े करंट को ऑफ भी कर दोगे तो भी वो 0 शो नहीं करेगा। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे ऐसे डिवाइस में जो बड़ा करंट भी मेजर कर सके, उसको आप कहते हैं एमीटर। ठीक है, चलिए इन सब बातों का बेस तैयार हो गया, जो आगे पढ़ने वालों सबका बेस तैयार हो गया। क्या होना है? एक होता है करंट सेंसिटिविटी और दूसरा टर्म इसी से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको आप वीएस लिखते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। क्या इसको डिफ्लेक्शन बाय करंट इनटू रेजिस्टेंस लिखते हैं? अब तुम देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी में अगर 5/I है तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है। करंट सेंसिटिविटी आया है BNA/K, नीचे एक आ लगा BNA/K/R, BNA/K/R। ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर एक रीजनिंग क्वेश्चन पे बात। आवाज आ रही है उधर? ठीक, चलिए सब कोई सोच के बताइए, सब कोई सोच के। अगर किसी गैल्वेनोमीटर के अंदर
नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन करंट सेंसिटिविटी एंड व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वोल्टेज सेंसिटिविटी? सोच के बोलना, दिखावे भी मत जाओ। हम पूछ रहे हैं कि क्यों दोबारा बोले, हमें पूछ दोबारा क्यों बोले, तो वो पता नहीं कब कहाँ ध्यान रखें। अभी आपको पता है, आपको पता है क्या, तुम पर ध्यान रखो। इधर को कुछ बोल रहा है, सुनाई नहीं, और उस समय इस पे ध्यान रखो। तो वो देखिए तो दोनों में बोलो बोलो, what will be impact on current sensitivity and voltage sensitivity? दोनों बढ़ेगा। क्या बोल रहे थे मिनाल उधर, दोनों बढ़ेगा? बोला है क्या? हाँ। अब आप देखिए, नहीं दोनों इंक्रीज नहीं करेगा। हम आपको बोले ना, आप लोग खाली वही चीज देखते हैं जो हम दिखाते। वेरी गुड, कोई बोला बहुत परफेक्ट आंसर दिया, सुभोजीत शायद ना। नंबर ऑफ टर्न्स हम आपको दिखाते, लेकिन हम आप नहीं दिखाते। आप जब नंबर ऑफ टर्न्स बदलिएगा, डबल कीजिएगा, तो आप वायर का लेंथ दुगना कीजिएगा ना। तो वायर का लेंथ जब डबल कीजिएगा तो आर भी तो डबल हो, ठीक है। तो देखिए, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को अगर आप डबल करते हैं तो करंट सेंसिटिविटी डबल जरूर होगा, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नीचे लिखो स्टेट, when number of turns increases, when number of turns increases, current sensitivity must increases, but voltage sensitivity may remains constant. Voltage sensitivity may remains constant. अब कोई हमसे पूछ सकता है मैं क्यों बोले, मस्ट क्यों नहीं बोल दिए सेकंड में? ये क्रॉस सेक्शन पे भी, हाँ हम बताते हैं, ये क्रॉस सेक्शन पे भी तो डिपेंड करेगा ना रोहित। जो वायर आप यूज करेंगे उसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा, तभी ना मस्ट लगा पाएंगे, समझ रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? बोल रहे हैं कि जब आप है ना, जब आप वायर जो यूज कर रहे हैं उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा, तभी ना आप बोलेंगे कि लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम बोले मे बी। अगर एरिया भी बता दिया जाए तो आप मस्ट लगा सकते। क्लियर है? चलिए, ये था आपका सेंसिटिविटी से रिलेटेड टर्म। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करने, ये नोट कर लो, हो गया क्या सबका? अब हम लोग जा रहे हैं इसको कन्वर्ट करने एमीटर का और वोल्टमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर ये दो चीज। Conversion of galvanometer into ammeter। किसी गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में बदलने जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को हम लोग एमीटर में बदलने जा रहे हैं।
बताइए गैल्वेनोमीटर में बड़ा करंट क्यों नहीं भेजते हैं? सही, बिल्कुल ट्विस्ट ज्यादा हो जाएगा तो इवन आप करंट को ऑफ भी कर देंगे तो जीरो से नहीं। तो आप जो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल रहे हैं या वोल्टमीटर में ना, आप एक ही लाइन याद रखिएगा, आप जो काम कर रहे हैं बस स्प्रिंग को बचाने के लिए। और अब आपको दिखाएंगे, आप इसी में ना बहुत सारा चीज पढ़ने लगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला यूज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, जिसको आप शंट कहते हैं, SHUNT, in parallel with galvanometer। चलो चलो इस कहानी का सार अपने से समझो। कहानी का सार समझता है? बताओ। हाँ समझो, समरी। इस कहानी का समरी समझो अपने से। बताओ इस कहानी का समरी क्या है? स्प्रिंग को बचाना है। गैल्वेनोमीटर के साथ जब छोटा रेजिस्टेंस आप पैरेलल में जोड़िएगा तो जब करंट उससे आप पास कीजिएगा तो जिधर छोटा रेजिस्टेंस उधर ज्यादा करंट जाएगा, जो बाहर वाला आप जोड़े, और गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाएगा तो आपका गैल्वेनोमीटर से जुड़ेगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो इसके लिए आपको फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर जो हम लोग अभी बनाए थे, वो वाला। आपको देखिए देखिए समझिएगा जरा ध्यान से, यहाँ एक आई करंट जा रहा है। अब ये पूरा आई अगर इससे गुजर गया तो इसका स्प्रिंग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोले कि नहीं सर हमको तो इसको बचाना है, तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको आप शंट कहते हैं उसको पैरेलल में जोड़ दीजिए। अब जब आप ऊपर स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़िएगा तो करंट का बड़ा हिस्सा ऊपर से जाएगा, उधर कम रेजिस्टेंस, और बहुत कम हिस्सा नीचे से जाएगा। बात समझे? तो आपका गैल्वेनोमीटर सेफ है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस कन्वर्सन का मतलब समझ में आया? अब सुनो, अब एक लाइन और। हर गैल्वेनोमीटर का एक मैक्सिमम एबिलिटी होता है जहां तक खराब नहीं है। हाँ वो मिली एम्पियर में बेसिकली होता है, ठीक है। आपके हर गैल्वेनोमीटर पे लिखा रहता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है अगर सीधा उतना एम्पियर करंट भेज दीजिएगा तो वहां तक बचा रहेगा, उससे ज्यादा भेजे खराब। फुल स्केल डिफ्लेक्शन को हम लोग IG कहते हैं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, जो सेफ्टी लिमिट के अंदर। तो I का वो हिस्सा आप अलाउ कर दो इससे जाने के लिए, IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो बच गया करंट वो ऊपर से जाएगा I माइनस IG। इज दिस क्लियर? फिर ये दोनों मिलके यहाँ फिर से करंट I होगा। अब सुनिएगा और ध्यान से समझिए, आप लोग आज तक जो एमीटर कहीं कहीं बनाते रहते हैं ना, वो ये है। आप लोग जो एमीटर बनाते हैं, आप लोग जो सर्किट में एमीटर बना देते हैं कि हाँ सर यहाँ करंट मेजर करना है, ये है एमीटर। तो जो आप एमीटर बनाते हैं वो एक्चुअली वो होता है पूरा गैल्वेनोमीटर और शंट एक साथ। ये होता है एमीटर, बॉक्स के अंदर है। बॉक्स के अंदर ये पैक होता है गैल्वेनोमीटर के साथ शंट, ठीक है। सर हम लोग को कैसे पता कि हम लोग को इतना ही शंट लगाना है? देखिए उसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस। जैसे मान लीजिए आपके टीचर को पता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें 10 एम्पीयर तक का करंट आप मेजर करेंगे, तो उसको पहले से पता है कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में कितना शंट हमको जोड़ना है। सर हम लोग भी जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते। जस्ट अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, यूज किरचॉफ रूल। देखो जरा गौर से, क्या यहाँ पे किरचॉफ रूल लगा दे? यूजिंग लूप रूल। सबको ध्यान से देखना, कोई चमत्कार नहीं हो जाता फिजिक्स में, सब कुछ एकदम ऑन फ्लो चलता है, आप समझ सकते हैं। यूजिंग लूप रूल। लूप रूल देखिए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस S I माइनस IG लिखें। फिर यहां से देखो करंट के अपोजिट में जा रहे हो तो प्लस G टाइम्स ऑफ IG लिखोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बोलो सही है? यहाँ पे G किसको स्टैंड करता है? आप मिसरीड कीजिएगा, ध्यान से सोच के बोलिए, यहाँ G किसको स्टैंड करता है? ये G किसको स्टैंड करता है? गैल्वेनोमीटर कोई बोला, कोई गैल्वेनोमीटर का कॉइल बोला, कोई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोला और कोई आधा बोला।
कौन सही है? हाँ वेरी गुड, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है यार, रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे करंट इनटू रेजिस्टेंस, वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। सर गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस हम लोग कहीं पढ़े नहीं। अरे क्वाइल यूज किया ना, उसको बनाने में अभी क्वाइल नहीं लगाया था, तो उसका कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा ना, ये उसी का करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे ये माइनस, ये उधर चला गया, माइनस एस टाइम्स ऑफ आई माइनस आई जी, दूसरे साइड में चला गया माइनस जी टाइम्स ऑफ आई जी, ये दोनों माइनस कैंसिल, आपको एस का वैल्यू चाहिए, आप लिख सकते हैं आई जी बाई आई माइनस आई जी टाइम्स ऑफ जी। देखिए भाई फॉर्मूला से तो कुछ नहीं होगा, हम बोलते हैं फॉर्मूला का मीनिंग क्लियर रखना चाहिए। एक गैल्वेनोमीटर जाओ दुकान से खरीदोगे, जब तुम गैल्वेनोमीटर दुकान से खरीदोगे तो उसके ऊपर एक लेवल रहेगा, वो लेवल तुमको क्या क्या बताएगा, वो लेवल तुमको आईजी बता देगा, वो तुमको जी बता देगा। आईजी मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन बता दिया, और जी मतलब वो जो कॉइल बनाया है उसका रेजिस्टेंस बता दिया। अब आप बोले नहीं सर हम गैल्वेनोमीटर कॉइल एक ऐसे सर्किट में यूज करेंगे जहां लगभग 6 एम्पीयर का करंट हमको मेजर करना है, हम बोले सीधा मत लगा देना, खराब, ठीक है। तो पहले क्या करना है, यहाँ 6 एम्पीयर लिखना, यहाँ उसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन मान लो 1 मिली एम्पीयर है, तो उस 1 मिली एम्पीयर को लिखना, फिर ऊपर 1 मिली एम्पीयर लिखना, जी का वैल्यू लिखना, पूरा सॉल्व करना। जब तुम सॉल्व करेगा तब तुमको एस का वैल्यू एस। अब आप पहले क्या करें, गैल्वेनोमीटर के साथ पहले उस एस को पैरेलल में जोड़े, और फिर इसका जो 2 एंड खुलेगा उसको ले जाकर सर्किट में जोड़े, तो आप करंट को मेजर कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ आई किसको स्टैंड करता है, हाँ बिल्कुल सही बोला, where I equals to current which is measured, current which is measured, जिसको आप मेजर कर, करेक्ट। जो हमारा IG है वो क्या है, दिस इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इसको हम कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये G क्या है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है, क्लियर है। और S इज द शंट रेजिस्टेंस, वो यहां क्लियर। जितने में मान लीजिए एक ही गैल्वेनोमीटर आप खरीदे हैं और उससे जाके आपको 6 एम्पीयर मेजर करना है, तो पहले 6 एम्पीयर लिख लीजिए, S का वैल्यू लगाइए, फिर मेजरमेंट कीजिए। उसे 10 एम्पीयर मेजर करना है, तो पहले 10 एम्पीयर लिखिए, एस का वैल्यू निकालिए, उसको जो पैरेलल में जोड़िए, फिर उससे मेजर कीजिए। इससे आपका गैल्वेनोमीटर सेफ रहेगा, खराब नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, समझ में आया सबको? ठीक, 2-3 थ्योरेटिकल वर्ड्स है जिसपे आपको आना चाहिए, देखिएगा जरा ध्यान से। आपको पता है एमीटर हमेशा सर्किट में टू मेजर करंट कैसे जुड़ता है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज, बिल्कुल। एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ना टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में जोड़ना, पहला लाइन। दूसरा, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो? आइडियल एमीटर 0 होता है। आज तक आप लोग कहीं भी एमीटर सर्किट में देखे तो उसका रेजिस्टेंस लिए थे? नहीं लिए। कारण है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है। आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज एक्चुअली 0। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात करें, छोड़ो आइडियल तो कोई चीज होता है, अगर हम लोग प्रैक्टिकल बात करें तो क्या एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होगा? बताओ तो कितना होगा? हाँ बताओ कितना होगा, यहाँ देखो। हाँ वही बोले, कुछ ना कुछ कितना होगा बोलो। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ G एंड S,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इज GS by G plus S, समझा क्या? GS by G plus S, बिकॉज दोनों पैरेलल में है तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये दोनों। हाँ, ये वैल्यू काफी छोटा होता है तो प्रैक्टिकली इसको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन एक बात सुनना जरा ध्यान से सुनना, सब कुछ इसी पे एक ऑलरेडी क्वेश्चन है ना आपके मेंस में या नीट में, आपको तैयार नहीं है, आ चुका है, सुनिएगा ध्यान से। उसका कहना क्या था कि देखिए एक 10 ओम के रजिस्टर के साथ 20 वोल्ट का एक बैटरी कनेक्टेड, करंट मिल गया 20 वोल्ट 10 ओम 2 एम्पियर, ठीक है। अब बोला अब आप एक एमीटर को उसमें कनेक्ट कर रहे हैं और वो एमीटर एक ऐसे गैल्वेनोमीटर कॉइल से बना है जिसका रेजिस्टेंस खुद का 20 ओम है और उसमें शंट का कनेक्शन दिया हुआ है, शंट का वैल्यू दिया है। अब बताइए वो कितना करंट रीड करेगा, बताओ तो क्या होगा? बताओ तो। एक्चुअली आपको उस एमीटर का एक रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा यहां से, GS by G plus S, सुनिएगा ध्यान से। अब आप बोले कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले से वहां 10 ओम है, अभी मान लो ये 1 ओम आ गया, सपोज 1 ओम आ गया, तो अब आपके सीरीज में 10 और 1 है तो 11 ओम हो गया। अब करंट 20 बाई 11 मतलब 2 तो नहीं आएगा, 2 से थोड़ा कम आएगा, मे बी 1.9, हम एक रफली बताते 1.9। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट। देखो अगर वो एमीटर आप यूज नहीं करते तो 2 एम्पीयर रीड करता, एमीटर लगाए सीरीज में लगाए उसकी वजह से थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट थोड़ा घट गया, 2 एम्पीयर की जगह 1.9 हो गया। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट, तो आपको वहां माइनस करके फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करके आना। कोई समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो? ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया सबको? यहाँ तक नोट कर लो, एक क्वेश्चन लिखाएंगे, हाँ ठीक है रुक जाओ, थोड़े लोग को भी कर लो, फिर क्वेश्चन लिखाएंगे उसको आप घर से बना के आइएगा, नहीं बनेगा बताएंगे। एक और कन्वर्शन है उसको भी हम लोग को अभी कर लेना है। वहां तक नोट करने का जगह छोड़ दीजिए, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे इसके नीचे लिखो जी सब कोई। A 10 ohm resistor, a 10 ohm resistor is connected with 20 volt cell, 20 volt battery, 20 volt battery. First stop. To measure the current in circuit, to measure the current in circuit, a 20 ohm galvanometer, a 20 ohm galvanometer having shunt resistance, a 20 ohm galvanometer having shunt resistance
0.1 ohm is used, shunt resistance 0.1 ohm is used, then find percentage error in measurement of current. Then find percentage error in measurement of current. Find percentage error in measurement of current. क्या सबका हुआ? अच्छा, कॉन्सेप्ट बना? कैसे बनेगा? तुम्हारा दिमाग बना कैसे बनेगा? ठीक, सही। अच्छा, हम इससे और भी एक डीप क्वेश्चन सोच रहे हैं, ठीक है? चलो लिखो तो एक और क्वेश्चन। A galvanometer having नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। A galvanometer having full scale deflection 1 milliampere, full scale deflection 1 milliampere, comma, resistance of coil 1 milliampere, resistance of coil 20 ohm is used to measure 10 ampere current, is used to measure 10 ampere current. Then find percentage error in measurement of current. Then find percentage error in measurement of current when it is used with 100 volt cell, comma, 10 ohm resistor. You have 30 seconds. प्लान बताओ, बनाओगे कैसे? बोलते उसके बाद हाँ बोलो। चलो, एकदम सही बताया, सुनना जरा ध्यान से। इधर भी एकदम सही, दोनों तरफ जो आंसर है परफेक्ट। सबसे पहले आपको है ना जो शुरुआती डाटा वहां से एस निकालना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हम एस दिए, आपको खुद से यहाँ एस निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर वही काम है जो आप इस बात की। तो क्वेश्चन को कितना डीप बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर, ठीक है? चलिए ठीक है, अब इसको एक बार और कन्वर्ट कर लेते हम लोग वोल्ट मीटर। Conversion of galvanometer into voltmeter। वोल्टमीटर में बदलना है। For this use very high resistance are in series with galvanometer। दिमाग दौड़ा। जो शुरुआत से आप तुम्हारे दिमाग में डाले हैं कि आखिर इसके कन्वर्सन में क्यों हम लोग कुछ काम करते हैं, क्या तुमको यहाँ समझ में आया यहाँ क्या काम है इसका? जब आप किसी हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देंगे तो उस रास्ते में कम करंट जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस उधर का हाई है। ठीक वही है, ये बचाना है।
बात समझिए, पिछले बार क्या किए थे, छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े तो ज्यादा करंट उधर से चलाएंगे। इस बार हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े तो इधर से कम करंट जाएगा हाई रेजिस्टेंस। अब देखो जरा इसका कॉन्सेप्ट है, मान लो हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक बाहर का रेजिस्टर, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है V, जो आपको मेजर करना है। अब आप देखिएगा, पहले गड़बड़ कर लेते हैं फिर उसको सही करते हैं। A पॉइंट से B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब आप बोलिएगा सर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर को सीधा लगाना है। अब सुनो, हम तो वैसे सीधा नहीं लगाएंगे, अभी हम ठीक करेंगे, लेकिन आप समझिए कि अगर गैल्वेनोमीटर सीधा जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा। अब तुमको मान लो ये रेजिस्टेंस बड़ा है, ये छोटा है, तो करंट का ज्यादा हिस्सा ऊपर, और जैसे ही ज्यादा हिस्सा ऊपर गया खराब। तो आप पहले से एक सेफ्टी प्रिकॉशन में क्या किए हैं, उधर एक हाई रेजिस्टेंस R को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ रखे, बोलो समझा। अब आपके करंट का मेजर हिस्सा नीचे से और ऊपर से काफी उतना ही जाएगा जो इसका फुल स्केल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और मेजर हिस्सा करंट का नीचे से जाएगा। क्या तुमको समझ में आया? अभी तक जो आप लोग वोल्टमीटर बनाते थे ना, वोल्टमीटर बनाते थे, वो एक्चुअली इतने को आप भी लिखते थे। आप क्या करते थे, देखिए कैसे करते थे आप लोग यहाँ से यहाँ तक ये जो नीचे वाला R0 है इसको मेजर करें, सर वोल्टमीटर लगाना है पैरेलल में जोड़ देना, बोलो सही है। तो जो आप भी लिखते हैं वो G और R को मिला के, ठीक है। अब आपको यहाँ भी सोचना पड़ता है कि अगर मान लीजिए आपको 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो पहले ही एक थ्योरी दे दिया गया कि भाई इतना रेजिस्टेंस है, सर निकाल लेते उसको, बिल्कुल निकाल लेते। देखो जरा ध्यान से, A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस V है, चलो चलते हैं, अप्लाइंग लूप रूल। अप्लाइंग लूप रूल या सीधा A से B चलो, A से B, A to B। पोटेंशियल एट A करंट के डायरेक्शन में माइनस IG इंटू R माइनस IG इंटू G, इस पहुंचेंगे पोटेंशियल एट B। इसमें से आप माइनस IG को कॉमन ले ले, R प्लस G इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B माइनस A, करेक्ट है, ठीक है। अभी जरा इसको बात करो, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन हटाओ IG R प्लस G, इसको लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ A माइनस पोटेंशियल ऑफ B। नीचे देखो गौर से, नीचे देखो गौर से, A और B में कौन पॉइंट हायर पोटेंशियल, A या B? A, क्योंकि करंट हायर से लोअर में जाता है। हाँ, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B लिख सकते हैं, दिस इज B IG R प्लस G, याद रखना टारगेट R निकालना है, तो क्या R को हम लिखते हैं B बाई IG माइनस G। सुनिएगा ध्यान से, कोई एक गैल्वेनोमीटर है जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 1 मिली एम्पियर और उसके कॉइल का खुद का रेजिस्टेंस है 20 ओम, लेकिन उसकी मदद से हम लोग है ना 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं। हम बोले चाहते हैं, सीधा जाके जोड़ दिया खराब हो जाएगा, तो पहले पेन कॉपी लेके बैठेंगे, 100 वोल्ट 1 मिली एम्पियर 20 ओम लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे सही से, तो आपको R पता चलेगा। अब पहले जाएंगे गैल्वेनोमीटर के साथ उतना R सीरीज में जोड़ देंगे और फिर उसको ले जाके यूज करेंगे, बात समझा। तो ये तरीका होता है थ्योरी का और प्रैक्टिकल, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हर चीज का मीनिंग आपको क्लियर रहना चाहिए। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज मेजर्ड, जो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं ये वो है, और बाकी IG G और R अपना, ठीक है। चलो इसका भी कुछ बोलो, कोई बताएगा वोल्टमीटर का, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना? इंफिनिटी, वेरी गुड। आज तक आप जिधर, अभी देखो यहाँ यही तुम सोचो ना, तुम ऐसा क्वेश्चन तो बनाया, इधर से करंट आया 5 एम्पीयर, तुम 5 एम्पीयर का कोई भी हिस्सा ऊपर भेजता है? कभी नहीं, तुम सीधे पार कर देता है। कारण क्या है कि ये ऊपर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है आइडियल केस में, तो आपका करंट का कोई भी हिस्सा ऊपर नहीं जाता।
ठीक है, तो आप देखिए आइडियल वोल्ट मीटर याद रखना, रेजिस्टेंस इंफिनिटी। वोल्ट मीटर को आप कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में या पैरेलल? पैरेलल कनेक्शन हमेशा पैरेलल में होगा, पैरेलल कनेक्शन में होगा। जिस पॉइंट के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उसके अक्रॉस में पैरेलल, जैसे इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस में, तो भाई ए और बी के अक्रॉस में पैरेलल। ठीक है, अब सोचो तो क्या वोल्ट मीटर का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है? है, आइडियल नहीं है। कितना है? R प्लस जी है। बोलो R प्लस जी है। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर आइडियल वोल्टमीटर आप मेजर करते हैं, यूज करते हैं, तो आपको आइडियल रीडिंग मिलता है। लेकिन अगर आप इस तरह का कोई रेजिस्टेंस वाला यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर, जो वोल्टमीटर बना है, तो आपको रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती। समझ में आया? सुनना जरा ध्यान से, सब कोई सुन। कोई एक बैटरी है, मान लो 20 वोल्ट का, और उस 20 वोल्ट के लिए दो रजिस्टर कनेक्टेड है, एक है 10 ओम का और दूसरा है 10 ओम सीरीज में। तो 20 वोल्ट का 10 वोल्ट इसके अक्रॉस में, 10 वोल्ट इसके अक्रॉस में, कोई दिक्कत नहीं, 20 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। अब अगर हम एक के अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा दें, तो क्या अभी केस उतना ही जनरल है? नहीं। आइडियल वोल्ट मीटर है तो जनरल, क्योंकि वो आइडियल वोल्ट मीटर इंफिनिटी है तो अभी वही है। लेकिन अगर कोई दिया गया रीडिंग वाला वोल्ट मीटर है, पता है क्या होगा? आपको एक आर और एक भी को पैरेलल में लेना होगा, और फिर एक आर को सीरीज में लेना होगा, फिर आपको करंट निकालना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, मतलब लफड़ा। ठीक है, तो ये चीज आपको लफड़ा है ना, अगले दिन झेल के। ओके, नोट करो, यहाँ तक एक क्वेश्चन लिखा। जिनका नोट नहीं होगा, नोट करने का जगह छोड़ दो, क्वेश्चन लिखो नीचे, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। लिखो, two resistors each of 10 ohm, two resistors each of 10 ohm are connected in series, across 100 वोल्ट बैटरी। तो एक के अक्रॉस में कितना आएगा लगभग? अक्रॉस 100 वोल्ट बैटरी। बताओ तो एक के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? 50 ना भाई? समझ में आया सब? 50। फुल स्टॉप, आगे लिखना। ठीक, फुल स्टॉप, आगे लिखो। A galvanometer having full scale deflection 1 milliampere, having full scale deflection 1 milliampere and resistance of having full scale deflection 1 milliampere, full scale deflection 1 milliampere and resistance of coil 20 ohm is used to measure potential difference across one resistor, is used to measure potential difference across one resistor. Then find percentage error in measurement of potential difference. Then find percentage error in measurement of potential difference. ठीक है?
इन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सुनिएगा, बताइए, कोई आपको बता सकता है इस क्वेश्चन के लिए डी कितना है? उधर से कोई आंसर दे दो, इधर बहुत सारा आंसर आ गया, बोल दो कोई। 100 नहीं ना, नीचे नहीं, आप 100 नहीं ले सकते, आप नीचे 100, हाँ 50 लेगा, आप नीचे 100 दिए थे, 2 रजिस्टर था, आपको एक के अक्रॉस में मेजर करना है तो 50 लेना, समझ रहे हो? 50 पुट करेंगे, 1 मिली एम्पियर पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे, ये कैपिटल आर मिलेगा। कैपिटल आर और जी सीरीज में होगा तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आप सोचिए कि हाँ भाई कितना आना चाहिए, कितना आया। क्लियर? तो नेक्स्ट इतना करके आइएगा और एकदम सब कुछ सुन लीजिए। ये टॉपिक स्कूल में आ सकता है, कंपटीशन में क्वेश्चन तय रखना लगे, ठीक है? कोई ना कोई पेज से, किधर जोड़ना उधर जोड़ना, कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट पेज से आगे कंटिन्यू करेंगे। हो गया इधर, ऑफ करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जस्ट